एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम 4 आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट वन है वो इंडिया ने अभी OECD G20 फ्रेमवर्क फॉर ए ग्लोबल मिनिमम टैक्स इसको ज्वाइन किया है, तो इसी से रिलेटेड है। और इसमें हम OECD को भी और G20 को भी देखेंगे क्या है। एंड जो सेकंड है वो RBI का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो जून में 600 बिलियन से ज़्यादा पहुंच गया है, वो देखेंगे। एंड उसकी कंपोजिशन क्या है ये देखेंगे। जो थर्ड है उसमें आरबीआई ने जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की है उसमें जो बिग टेक कंपनीज हैं तो वो फिनेंशियल सेक्टर में इंडिया में जो इन्वेस्ट कर रही हैं उससे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी उसके पॉजिटिव आउटकम्स हैं वो देखेंगे। एंड जो फोर्थ है उसमें हम देखेंगे जो रिटेलर्स और होलसेलर्स हैं उनको एमएसएमई स्टेटस मिल गया है, तो उससे रिलेटेड। एंड उसके साथ साथ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है ये देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट वन से। फर्स्ट क्या है कि इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है OECD G20 फ्रेमवर्क फॉर ए ग्लोबल मिनिमम टैक्स, है ना। तो इसको ज्वाइन किया है, तो इसी से रिलेटेड है कि जो भी कंपनीज होती हैं इसमें क्या होता है कि जो भी एमएनसी कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करती हैं तो उन्हें पर्टिकुलर टैक्स पे करना होता है किसी कंट्री में, या जहाँ पे उसके ऑपरेशन हो रहे हैं वहाँ पे, या फिर जहाँ पे उनका ऑफिस वगैरह होता है वहाँ पे। तो मतलब इनसे रिलेटेड है कि ये जो कंपनीज होती हैं ये क्या करती हैं कि दो कंट्रीज के, जिन भी दो कंट्रियों का कोई एग्रीमेंट होता है, जैसे डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, जैसे इंडिया का जैसे किसी भी दूसरी कंट्री के साथ है, तो जिस कंट्री में मिनिमम टैक्स होता है वो वहाँ पे कर देती है और दूसरी कंट्री में पे नहीं करती है, तो उस कंट्री को टोटल लॉस होता है। जैसे किसी कंट्री में 2-3% है, मान लो एक कंट्री उसमें 2-3% ही है और इंडिया में 15% है, तो वो जो जहाँ पे 2-3% है वहाँ पे कर देंगे और इंडिया में कुछ पे नहीं करेंगे, तो और उनका टैक्स पूरा सेव हो जाता है। तो इसमें ये होगा कि मिनिमम हमें एक टैक्स सेट करना होगा, जैसे 15% हमने मिनिमम सेट कर दिया कि इतना तो उन्हें पे ही करना है चाहे वो किसी भी कंट्री में करें। तो लाइक जिस कंट्री में 2-3% है वहाँ पे उन्होंने 2-3% किया और जो रिमेनिंग बचा 11-12% वो दूसरी कंट्री में पे कर दिया, है ना। तो एटलीस्ट उन्हें 15% ग्लोबल लेवल पे कहीं भी पे करें वो पे करना पड़ेगा। और इस वजह से क्या होता है कि जो कंट्रीज हैं जिन्होंने इतना कम रखा हुआ वो भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे अपना लेकर आएंगे टैक्स रेजीम को जो भी है, तो ये भी फायदा होगा। इससे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनको फायदा होगा, जो भी टैक्स इश्यूज हैं वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे। जैसे इंडिया का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होता है इसी चक्कर में, तो हमें फ़ायदा होगा मतलब इंडिया को। तो ये जो एग्रीमेंट हमने साइन किया है इसका जो कंसेंसस एग्रीमेंट है वो अभी अक्टूबर में हम साइन करेंगे, क्योंकि उसमें हमने 2-3 इश्यूज़ को भी शॉर्ट आउट करना है। जैसे हमने एक इश्यू है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट एलोकेशन टू मार्केट जुरिस्डिक्शन। जो प्रॉफिट एलोकेशंस होते हैं, जो उनका प्रॉफिट होता है कि हमें इतना परसेंट, जैसे कंपनीज अपना प्रॉफिट रखती हैं, प्रॉफिट शेयर होता है 10% 20% जो भी होता है, तो वो कितना क्या उनका एलोकेशन है, कितना क्या उनकी सेल्स हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सब जो शेयर है ना प्रॉफिट में, ये सब तो उसको हमें अपना फाइंड आउट करना है पूरा का पूरा। और दूसरा है कि स्कोप ऑफ सब्जेक्ट टू टैक्स रूल्स एंड मिनिमम टैक्स। तो जो टैक्स रूल्स हैं हमारे उसमें कौन कौन से, उसका कितना स्कोप होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसके अंदर आएंगे, तो ये सब हमें वो करना है पूरा एंड सॉर्ट आउट करना है। और मिनिमम टैक्स कितना क्या हो, ये सारी चीज़ें हमें अपनी अभी क्लियर करनी है अभी, और उसके बेसिस पे हम अपना एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो ये हमारा रहता है अभी। एंड OECD देख लेते हैं क्या है। OECD जो है ये OECD का 1961 में आया था एक चीज़ तो, और ये यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है, 1961 में आया था। एंड ये 38 मेंबर कंट्रीज हैं अभी, और ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का ही है मोस्टली, जिनका GDP हाई रहता है, हाई रहता है, और जिनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई है। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, USA है, कनाडा है, यही मोस्टली जो हाई हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उन्हीं का ग्रुप है एक तरह से। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है OECD का, लेकिन OECD कुछ अलग अलग चीज़ें चलाता है, उसका इंडिया मेंबर है। जैसे OECD का एक है पीसा है। पीसा क्या है, ये प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट। तो इसका भी इंडिया अभी 2021 में ये शायद चंडीगढ़ में किसी स्कूल का होगा, जो स्कूल के बच्चों का असेसमेंट होता है उससे रिलेटेड OECD का ये पीसा, तो इंडिया इसमें है अभी। एंड BEPS है, ये क्या OECD का, ये OECD और G20 का इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग पे, प्रॉफिट शिफ्टिंग पे, है ना। BEPS है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। मतलब ये भी यही था कि जो भी कंट्रीज ऐसे इन्वेस्ट कर रही थी, टैक्स अवॉइड कर रही थी, टैक्स इवेज कर रही थी कि दूसरी कंट्री में जाके आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब नहीं वहाँ पे टैक्स पे कर रहे हो जहाँ पे या तो जीरो है या नील है या 1-2% ऐसा कुछ है ना। तो इसी को मतलब इसी से रिलेटेड था ये भी, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो ये G20 और OECD ही इसको लेकर आया था। इस जो BEPS है इसका इंडिया पार्टी है, और इसी के अंदर MLI भी है, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, ये भी इसी टैक्सेशन से रिलेटेड है, ये भी OECD का है, और इंडिया ने इसको भी साइन कर रखा है। तो इंडिया ने OECD का मेंबर नहीं है, बट इसके जो इनिशिएटिव हैं OECD के
BEPS है, MLI है, तो और ये PISA भी है, और इन तीनों का ही इंडिया पार्टी है एक तरह से। G20 देख लेते हैं। G20 का इंडिया पार्टी है, और G20 जो है इसमें 19 तो कंट्रीज हैं और प्लस यूरोपीय यूनियन है, तो टोटल में 20 हो जाते हैं, बट 19 कंट्रीज प्लस यूरोपीय यूनियन। और ये डेवलप कंट्रीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं G20 में। और G20 से रिलेटेड तो क्वेश्चन अब की बार पूछा भी था UPSC में कि कौन सी कंट्री इसमें नहीं आती है, तो G20 का तो क्वेश्चन आ चुका है वैसे, अभी रिसेंटली तो शायद ना भी आए, लेकिन फिर भी हमें तो करना ही है। एंड तो ऊपर वाला हमारा टॉपिक हो गया है कि इंडिया ने OECD G20 फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल जो मिनिमम टैक्स वाला इनिशिएटिव चल रहा है, तो उसको ज्वाइन किया है, और कंसेंसस जो है इससे रिलेटेड वो बाद में होगा अक्टूबर में, तब हम साइन करेंगे। अगली न्यूज हमारी RBI का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 609 बिलियन हो गया है। तो डेटा इस पर्टिकुलर याद नहीं रखना है कि कितना हो गया है, तो 600 का अराउंड हमें याद रखना है कि 600 से ज़्यादा हो गया है, $600 बिलियन हो गया है ऑलमोस्ट। तो RBI का क्या है कि इतना सारा रिजर्व हम क्यों रखते हैं कि जो भी कोई अनफोर्सिन एक्सटर्नल शॉक हो जाए कभी भी इकोनॉमी में, सॉरी, तो हमें क्या होता है कि हमारी करेंसी को स्टेबल करने के लिए जो भी ग्लोबल लेवल पे कोई भी एक्सटर्नल शॉक हो जाए, कोई भी ऐसी हमें पता ही नहीं, अनसर्टेनिटी तो होती है ना करेंसी में, तो करेंसी हमारी स्टेबल रखनी है। और हमें जैसे हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसको बैकअप करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए, तो हम अपनी इकोनॉमी को सिक्योर करने के लिए एक तरह से कि तब तक हम कवर अप कर जाएं कुछ, तो उसके लिए हम एक रिजर्व रखते हैं। तो हमारा इंडिया का जो रिजर्व अभी 600 क्रॉस कर गया है, तो हमारा जो रिजर्व हो ऑलमोस्ट 15 मंथ्स तक, हमें अगर कोई भी इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से तो 15 महीने तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी सच हमारे अकाउंट में, तो इतना कवर है हमारे पास। बट ऐसा नहीं है कि हमारा इतना इतना ज़्यादा है, चाइना है, जापान है, और दूसरी कंट्रीज है, उनका तो हमसे भी ज़्यादा है, कई कई मंथ्स का है उनका, तो हमारा 15 मंथ्स का ही है अभी तक। एंड RBI का जो ये कंपोजिशन है, ये रिजर्व है, इसमें क्या है, इसमें 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है फॉरेन करेंसी एसेट्स का है, FCA जो हाईएस्ट है इसका। और ये जो फिगर लिखी है ना आगे, इसको ऐसा सच याद करने की जरूरत नहीं है, बस एस्टिमेट सा होना चाहिए कि हाँ किसका कितना क्या है ना, थोड़ा सा आइडिया हो। तो मोस्टली जो फॉरेन करेंसी एसेट है जो डॉलर में हम रिजर्व करते हैं मोस्टली, क्योंकि डॉलर में ही मोस्टली ट्रेड होता है मोस्टली कंट्रीज़ का, क्योंकि यही जो करेंसी है वही डोमिनेट करती है वर्ल्ड मार्केट को। तो पहला है फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा है गोल्ड रिजर्व, थर्ड है रिजर्व ट्रेंच पोजीशन विद IMF, एंड फोर्थ है SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स विद IMF। तो ये 4 हैं, और इस सीरीज में ही लगा रखा है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है फॉरेन करेंसी एसेट्स का है, सेकंड पे नंबर पे गोल्ड रिजर्व है, और थर्ड पे रिजर्व ट्रेंच पोजीशन है 4 बिलियन के आसपास ये, और SDR है ये 1.4 ऐसे कुछ है। तो हमें ये भी याद रखना है सीरीज में कि अगर बाई चांस का क्वेश्चन आ जाए कि सीरीज में लगाएं किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है किसका कम है, ऐसे तो ऐसे ही याद रखना है। तो ये RBI का हो गया अपना फॉरेक्स रिजर्व, इतना है। अगली है अपनी थर्ड न्यूज़ है, RBI ने जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की है अभी, जो बाई एन्युअली निकलती है, साल में 2 बार निकलती है, तो उसमें एक न्यूज़ ये भी है कि जो फिनेंशियल सेक्टर में बिग टेक कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है अभी, तो इससे हमारी इकोनॉमी को जो भी चैलेंजेस हैं, क्या रिस्क हैं, उससे रिलेटेड है ना। तो यही चैलेंजेस क्या होंगे, एक तो उनकी डोमिनेट प्लेयर होंगे वो, और इससे वजह से अंडरमाइन होगी बैंक्स कि वही अगर डोमिनेट कर जाएंगे हमारी मार्केट को, तो बैंक्स की हमारी जो पोजीशन है वो कम हो जाएगी। दूसरा यही कि जो गवर्नेंस रिलेटेड चैलेंजेस हैं, ओपेक गवर्नेंस है उनकी, जो कंपनीज है वो तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रही हैं। जैसे अभी गूगल ने इन्वेस्ट कर रखा, हमारे गूगल का जो गूगल पे है, अमेजन का है, जो बेसिक पेमेंट सर्विसेज ये अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये और चीज़ों में आगे, अभी इनका ये है कि अभी उन्होंने प्रोडक्ट रिटेल पेमेंट के लिए भी अप्लाई किया है, और दूसरी चीज़ों में भी अप्लाई किया है। तो इसी से रिलेटेड है कि डिफरेंट डिफरेंट के बिजनेस होते हैं, और हमें गवर्नेंस का पता नहीं चलेगा। जो हमारे जो रेगुलेटर हैं, जैसे RBI फिनेंस को रेगुलेट करता है, तो उसके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी काइंड ऑफ। दूसरा है ऑपरेशनल रिस्क है, टू बिग टू फेल इश्यूज होते हैं। टू बिग टू फेल इतना बड़ा हो कि फेल होने के चांस बहुत कम होते हैं, है ना। जैसे टू बिग टू फेल हमने SBI बैंक को बनाया है कि कम से कम चांस होते हैं, तो ये सब रिस्क हैं। एंटी ट्रस्ट रूल्स है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा प्राइवेसी है, ये जो इश्यूज हैं इन कंपनी से रिलेटेड हैं, बाहर की कंपनियां MNCs हैं, है ना। तो हमारे कंट्री की इकोनॉमी के लिए, फिनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा ही से ज़्यादा थ्रेट है। इससे क्या होता है ना कि अगर कोई दूसरी, जैसे हम लोग ऐसे ही व्हाट्सएप चलाते हैं या फिर जो भी मैसेजिंग है, तो इनसे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों की लाइफ पे। देखो डेटा तो अभी भी ये लोग स्टील करते ही हैं, बट ये कि एज सच नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फिनेंशियल हमारी डिटेल्स पूरी होंगी, लोगों की होंगी, तो कुछ भी हो सकता है ना, थ्रेट हो सकता है। हमारा फिनेंशियल इशू बहुत बड़ा इशू होता है, नॉर्मल चीज़ नहीं होती ना, पैसे का मामला जहाँ आता है। तो रिसेंटली क्या हुआ था, यही जो ई कॉमर्स और ये भी कि जो रिसेंटली ई कॉमर्स रूल्स जब हम लेकर आए तो इतना इशू उठा
कि कौन सी कंपनी ये फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, जो भी डेटा प्राइवेसी का इशू है जो बार बार उठता रहता है। फिर कंटेंट पोस्टेड वाला अभी था इशू था, है ना, कि जो इसने ट्विटर ने पोस्ट कर दिया था कंटेंट वाला। तो मतलब ये हमारे लिए एक, हमारी पूरी कंट्री के लिए एक थ्रेट है। अभी इन्हीं चीज़ों से हमें थ्रेट है, और हमारे फिनेंशियल सेक्टर में अगर ये डीप तक चले गए तो हमें कितना क्या, मतलब एक तरह से यही रेगुलेट ही करने लग जाएंगे और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी यही हैंडल कर रहे हैं। तो ये एक इकोनॉमी के लिए थ्रेट है, मतलब यही इन्होंने बताया है। बट इसके पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं। पॉजिटिव आउटकम्स क्या है कि एफिशिएंसी गेन होगा, है ना, और भी एफिशिएंटली ये मतलब जो काम करेंगे एफिशिएंटली होगा, और फिनेंशियल सर्विस की ज़्यादा एक्सेस होगी, ज़्यादा लोगों तक पहुंच होगी। तो ये इसके पॉजिटिव होंगे। बट और इसमें यही था कि अमेजन गूगल ने अभी इन्वेस्ट कर रखा, और अभी ब्रॉडर एरिया में उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए बात की है। उसके साथ साथ फेसबुक ने भी की है, अदर कंपनीज भी इन्वेस्ट करना चाह रही हैं अभी, और इंडियन कंपनीज हैं जैसे रिलायंस के साथ पैचअप किया इन्होंने, है ना, और दूसरे लैंडर्स हैं उनके साथ भी। तो मतलब ये सारा न्यूज़ था कि बिग टेक जो कंपनियां फाइनेंशियल सेक्टर में इंडिया में एंटर कर रही हैं उसके क्या क्या रिस्क हैं, आरबीआई ने रिपोर्ट में लिखा है। अगली न्यूज़ है हमारी, फोर्थ न्यूज़ है, वो है रिटेलर एंड होलसेलर जो है उनको एमएसएमई स्टेटस दे दिया गया है। तो अगर हमने इसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का स्टेटस दे दिया है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इनको एमएसएमई देने का फ़ायदा यही होगा कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आता है ना, कि उनको एक पर्टिकुलर जो परसेंटेज एक बैंक को मतलब प्रायोरिटी सेक्टर के लिए लैंड करना होता है उसमें आ गया, इनको इजिली लैंड वो मिल जाएगा, ऋण मिल जाएगा, है ना, आराम से ये बैंक से ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो यही बेनिफिट होगा, है ना, कम से कम 2.5 करोड़ लोगों को बेनिफिट होगा, मतलब जो रिटेलर्स होलर्स हैं कम से कम 2.5 करोड़ को बेनिफिट होगा इसमें प्रायोरिटी सेक्टर में। और जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है इसमें क्या होता है कि 40% का टारगेट है। जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें एटलीस्ट 40% जो टोटल है ना, टोटल नेट बैंक क्रेडिट है ना, बैंक को जो क्रेडिट देना होता है, जो लोन देना होता है उसके टोटल का नेट का 40% तो प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग है उसको देना पड़ता है, 60 आप बाहर दे सकते हो। और जो आर बी हो जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं RRBs, उनको 75% अपना इसी प्रायोरिटी सेक्टर में अपना देना होता है। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका भी 75% टोटल है, 100 में से 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ता है लोन, है ना, तो इसलिए इनको फायदा हो जाएगा। तो देख लेते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है इसमें कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि 3-4 ऑप्शन दे दिया, इसमें कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, इवन ओड वाला जो क्वेश्चन होता है ना, तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो कौन कौन से सेक्टर है इसमें, एग्रीकल्चर है ना पहली चीज़, तो एग्रीकल्चर एंड अदर्स, इसमें वीकर सेक्शन वगैरह ये सब आ जाता है। एंड एमएसएमईज है, एमएसएमईज में हमने देखा कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं उसमें देखा कि रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, ये भी इंक्लूड कर दिए हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट आता है, जो बाहर जिनको एक्सपोर्ट करना होता है कोई मटेरियल को, सामान को, उसको खरीदने के लिए अगर आपको लोन लेना है तो आप मतलब वो आएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। तो एक्सपोर्ट के लिए क्रेडिट चाहिए तो वो आएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। एजुकेशन से रिलेटेड आता है, प्रायोरिटी में आता है। हाउसिंग आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आती है। रिन्यूएबल एनर्जी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उससे रिलेटेड अगर लोन लेना है तो प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। तो ये जो है ना टॉपिक 8 है अराउंड, एग्रीकल्चर एंड अदर वीकर सेक्शन हो, MSMEs हो, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रा, रीन्यूएबल्स एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे के सारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आ जाते हैं। जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में 40% देना पड़ता है, और RRB जो उनका 75% है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी 75% है। ये क्राइटेरिया है, देख लिया हमने। ओके, अगला हम देखते हैं रिपोर्ट्स क्या है अपनी। रिपोर्ट्स हैं OECD की रिपोर्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जो अभी हमने देखा था OECD 1961 में बनी थी, जो इकोनॉमिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका ही एक ग्रुप है ये, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है OECD का, बट इसके कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमने देखे थे उसका पार्ट है। तो इसकी रिपोर्ट्स कौन सी हैं, पीसा तो इंडिया में भी अभी होगा 2021 में। तो जो पीसा है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट है, इसमें जो 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनका असेसमेंट किया जाता है इंटरनेशनल, फिर कंपेयर किया जाता है कि कितना क्या मतलब इनको कितना आ रहा है पढ़ना, स्टडी वगैरह, ये सब देखा जाता है। तो जो प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट है, ये रिपोर्ट पीसा जो रिपोर्ट है OECD की है। CG ग्लोबल रिपोर्ट है, CG शॉर्ट में है। ये CG क्या है, ये है सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर इंडेक्स ग्लोबल रिपोर्ट OECD की है। सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर इंडेक्स OECD, एंड गवर्नमेंट एट ए ग्लांस रिपोर्ट किसकी है, ये भी OECD की है। तो 3 रिपोर्ट है, पीसा, CG, गवर्नेंस एट ए ग्लांस रिपोर्ट, OECD। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। यूनिसेफ की जो रिपोर्ट थी ना, इसमें रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज एंड द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट किसकी है, यूनिसेफ की है। थोड़ा सा और देख लेते हैं।
ओह माय गॉड। यूनेस्को के हम देखते हैं, यूनेस्को की 2 हैं, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स भी है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स एंड ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग यूनेस्को की है, हमने देख लिया है। ओके, तो ये सब पूरा हो गया है आज वाला भी, एंड थैंक यू सो मच।